किसान भाइयों, माँ भारती और मध्य प्रदेश की प्रगति के कामना के साथ कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, दिन प्रतिदिन मौसम की प्रतिकूलता चल रही है। हालांकि जेठ मास में बरसात नहीं होना चाहिए, फिर भी क्या करें, प्रकृति के आगे कुछ कर भी नहीं सकते। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि फसल अवशेषों की कैसे देखभाल करें, साथ ही कृषि विपणन में क्या क्या सावधानियां बरतें तो हमारे किसान भाई बाजार भाव में अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की और जानते हैं मंडी के भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इस वर्ष गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन, समय पर आएगा मानसून, अजोला की लाभदायक खेती, सब्जियों को चूर्णील आसिता रोग से बचाएं और करेला की उन्नत खेती। इस वर्ष गेहूं, चावल और दलहन सहित खाद्यान्न का रिकॉर्ड 27,33,80,000 टन उत्पादन होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय ने अपने तीसरे अग्रिम अनुमान में खाद्यान्न उत्पादन अनुमान को संशोधित करते हुए कहा कि फसल वर्ष 2016-17 में चावल उत्पादन 10,91,00,000 टन होने का अनुमान है, जबकि गेहूं की पैदावार 9,74,00,000 टन और दलहन 2,24,00,000 टन होने का अनुमान है। इस बार प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून तय समय पर दस्तक दे सकता है। जून के दूसरे पखवाड़े में इसके मध्य प्रदेश पहुंचने का अनुमान है। प्रदेश में मानसून की सामान्य तारीख 13 जून है। मौसम केंद्र के डायरेक्टर डॉक्टर अनुपम कश्यपी के मुताबिक हालात मानसून के अनुकूल बनते जा रहे हैं। इस बार अप्रैल के अंत से ही प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो गई थी। दोपहर में तपिश, उसके बाद धूल भरी आंधी और बूंदाबांदी होने और प्री मानसून की गतिविधियां हैं। अजोला का उत्पादन बहुत ही आसान है। सबसे पहले किसी भी छायादार स्थान पर 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा तथा 30 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है। पानी के रिसाव को रोकने के लिए इस गड्ढे को प्लास्टिक शीट से ढक देते हैं। प्लास्टिक शीट सिलपॉलिन एक पॉलीथीन तारपोलिन है जो कि प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के लिए प्रतिरोधी क्षमता रखती है। सीमेंट की टंकी में भी अजोला उगाया जा सकता है। सीमेंट की टंकी में प्लास्टिक शीट बिछाने की आवश्यकता नहीं है। अब गड्ढे में 10 से 15 किलोग्राम मिट्टी फैलाना है। इसके अलावा 2 किलोग्राम गोबर एवं 30 ग्राम सिंगल सुपरफॉस्फेट 10 लीटर पानी में मिलाकर गड्ढे में डाल देना है। पानी का स्तर 10 से 12 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अब 500 से 1000 ग्राम अजोला कल्चर गड्ढे के पानी में डाल देते हैं। अजोला बहुत तेजी से बढ़ता है और 10 से 15 दिन के अंदर पूरे गड्ढे को ढक देता है। चूर्णील आसिता रोग के कारण कद्दू वर्गीय सब्जियों की बेलों व पत्तियों पर तथा अधिक प्रकोप होने की स्थिति में डंठलों के फलों पर सफ़ेद चूर्ण सा जमा हो जाता है। इससे बेलों की बढ़वार रुक जाती है, पत्तियां सूखना प्रारंभ हो जाती हैं, फल भी कमज़ोर हो जाते हैं तथा पैदावार कम हो जाती है। यह रोग मुख्य रूप से वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलता है। इस रोग की रोकथाम के लिए कैराथेन LC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर 15-15 दिन के अंतराल पर छिड़काव को दोहराते रहना चाहिए। करेला हमारे देश में एक लोकप्रिय सब्जी है। यह औषधीय गुणों से भरपूर होता है। मधुमेह रोगियों के लिए इसकी सब्जी का सेवन विशेष लाभदायक है। वर्षाकालीन करेले की फसल के लिए जून जुलाई का समय उचित रहता है। करेले की उन्नत किस्में पूसा 2 मौसमी, अर्का हरित कल्याणपुर 12मासी, हिसार सिलेक्शन C96, प्रिया पूसा विशेष, कोयम्बटूर लौंग, प्राइड ऑफ गुजरात, महीको करेला, ग्रीन लौंग आदि हैं। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आइए सबसे पहले जानते हैं मसूर के प्रति क्विंटल भाव। आगर में न्यूनतम 3,000 रुपये, अधिकतम 3,600 रुपये। बड़नगर में न्यूनतम 3,312 रुपये, अधिकतम 3,536 रुपये। भोपाल में न्यूनतम 3,230 रुपये, अधिकतम 3,961 रुपये। देवास में न्यूनतम 2,940 रुपये, अधिकतम 3,480 रुपये। आइए अब जानते हैं सोयाबीन के प्रति क्विंटल भाव। ब्यावरा में न्यूनतम 2,250 रुपये, अधिकतम 2,785 रुपये। दमोह में न्यूनतम 2,400 रुपये,
अधिकतम 2,735 रुपये। गंज बासोदा में न्यूनतम 2,550 रुपये, अधिकतम 2,861 रुपये। काला पीपल में न्यूनतम 2,650 रुपये, अधिकतम 2,900 रुपये। आइए अब जानते हैं मक्का के प्रति क्विंटल भाव। इछावर में न्यूनतम 1,200 रुपये, अधिकतम भी 1,200 रुपये। मनावर में न्यूनतम 1,145 रुपये, अधिकतम 1,300 रुपये। नीमच में न्यूनतम 1,200 रुपये, अधिकतम 1,365 रुपये। धामनोद में न्यूनतम 860 रुपये, वही अधिकतम 1,280 रुपये रहा। कृषि महोत्सव खेती को लाभकारी बनाने के लिए व्यापक अभियान प्रदेश के समस्त जिलों में 15 अप्रैल 2017 से जारी है। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। इस अभियान का मुख्य अंग है कृषि महोत्सव। किसानों से जुड़े सभी विभागों की है भागीदारी, सबको मिलेगी योजनाओं की जानकारी। पंचायत स्तर पर किसानों की आय दोगुनी करने की कार्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ, मिट्टी की जांच के निशुल्क मृदा स्वास्थ्य पत्रक, जैविक खेती के तरीकों की प्राप्त होगी जानकारी। सीखेंगे कैसे नियंत्रित हो कीट और पौधों की बीमारी, दूध उत्पादन में वृद्धि के उपाय, फल फूल और सब्जी का उत्पादन बढ़ाने के साथ गुणवत्ता बढ़ाने की तकनीक, बूंद बूंद से अधिक उत्पादन की योजना होगी साकार, टपक सिंचाई और फव्वारा सिंचाई की योजना का होगा प्रसार। हर जिले को मिलेंगे नए कस्टम हायरिंग केंद्र, कृषि यंत्रों और तकनीकी बदलावों को सीखने और प्रयोग में लाने के सुनहरे अवसर। नई और लाभकारी फसलों के साथ उन्नत किस्मों का ज्ञान, प्रशिक्षण, संगोष्ठियाँ, मेले और साथ ही अपनी समस्याओं के त्वरित निदान। किसानों को खुशहाली, गाँव का विकास। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाइयों, बात करें रबी मौसम की तो रबी मौसम में गेहूं जो फसल होती है उसकी नरवाई और खरीफ मौसम में धान की नरवाई को क्या करें। हमारे किसान भाई उनको जला देते हैं। किसान भाइयों, नरवाई जलाने से आपको क्या मिलेगा? केवल धुआं। जो धुआं पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है और आप जो आग लगाते हैं ना, उससे मिट्टी का गुण धर्म भी नष्ट हो जाता है। अब क्या करें, इसी संबंध में जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश महाजन। आइए जानते हैं। श्रमिकों की कमी के चलते हमारे किसान भाई जो है गेहूं की कटाई का कार्य कंबाइन हार्वेस्टर एवं रीपर के द्वारा करते हैं, जिससे कि जो गेहूं के 8 से 12 इंच के डंठल, जिन्हें हम नरवाई कहते हैं, वो हमारे खेतों में ठूट के रूप में खड़े रह जाते हैं, जिससे किसान भाई कम लागत के कारण या जल्दी खेत तैयार करने के चक्कर में उसे नरवाई को, उस फसल अवशेष को जला देते हैं।
तो किसान भाइयों, जो नरवाई हम लोग जलाते हैं तो उसको जलाने से कई प्रकार की जो है मृदा एवं पर्यावरण जनित समस्याएं उत्पन्न हो रही है। सबसे पहला तो यह है कि जो मृदा की सतह है नरवाई जलाने से बहुत कठोर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो मृदा है उसकी जलधारण क्षमता कम होती है। जो बारिश का पानी गिरता है तो वो ज़मीन में कम समाता है तथा वह हमारी मिट्टी से होता हुआ खेत से बाहर निकल जाता है। केचुआ जो है हमारी मिट्टी की प्राकृतिक रूप से गहरी जुताई करता है। केचुआ हम लोग जहाँ पहले घरों में देखने को मिल जाता है वो आजकल खेतों में भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग जो नरवाई जला रहे हैं। इसके अलावा जो नरवाई जलाने से जो पशु है उनके लिए चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, और हम लोग देखते हैं कि जब भी सूखा वगैरह पड़ता है तो इस सूखे का जो सबसे पहला शिकार होता है वो हमारे बेजुबान जानवर ही होते हैं। हम लोग पानी की कमी के चलते या चारे की कमी के चलते हम लोग पशुओं को जंगल में छोड़ देते हैं। नरवाई जलाने से जन धन की क्षति होती है, पशुओं की हानि होती है। कई बार हम देखते हैं कि नरवाई जलाने से जो नरवाई की आँख है पास में खड़ी यदि कोई फसल है तो उसको भी नष्ट कर देती है। कई जगह पूरी की पूरी बस्तियां जल जाती है, कई जगह जन की हानि होती है, धन की हानि होती है। तो नरवाई जलाने से बहुत सारे दुष्परिणाम सामने आए हैं, और सबसे बड़ा दुष्परिणाम तो ये है कि नरवाई जलाने से जो हरितगृह गैसें हैं उनका उत्सर्जन होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये जो अपनी हरितगृह गैसें हैं ये वायुमंडल की गर्मी को वायुमंडल में ही रोके रखती है, जिससे कि जो वैश्विक तापमान है, हमारी जो पृथ्वी का तापमान है उसमें लगातार बढ़ रहा है ये, जिसे कि ग्लोबल वार्मिंग कहा गया है। नरवाई के जो दुष्परिणाम है उनको देखते हुए कई जगह जिला प्रशासन ने नरवाई के जलाने पर पाबंदी लगा दी है। इसको जलाने पर सज़ा और जुर्माना दोनों का प्रावधान भी है। अब प्रश्न ये आता है कि नरवाई जलाए नहीं तो हम लोग क्या करें। तो हम लोग जो नरवाई है उसको किसी तरह से मिट्टी में मिला दें तो एक जैविक खाद का काम करेगी, जिससे हमारी जो मृदा है उसकी संरचना में सुधार होगा, उसकी जो प्रकृति है उसमें सुधार होगा, उसके पीएच मान में सुधार होगा, है ना। और जो मृदा है उसमें कार्बन की मात्रा है, कार्बनिक पदार्थ है, उनकी मात्रा बढ़ेगी, और ये कार्बनिक पदार्थ जो है हमारी मृदा को सूक्ष्म पोषक तत्व लेने में काफ़ी सहायक होते हैं। तो हम लोग जो है नरवाई को जलाए नहीं, उसका प्रबंधन करें। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गेहूं की नरवाई की, उसके प्रबंधन की। तो गेहूं के जो फसल अवशेष रहते हैं, यदि हमने जो फसल की कटाई है यदि हसिया से की है, श्रमिकों के द्वारा की है, तो हम लोग जो फसल के छोटे छोटे से अवशेष बचे रहते हैं उनको मोल्ड वोल्ड उपलब्ध आता है, जो मिट्टी पलटा हुआ हलाता है, उसकी सहायता से हम ज़मीन में मिला दें, जिससे कि एक खाद का काम करेंगे। दूसरी बात, यदि हमने गेहूं की कटाई कंबाइन हार्वेस्टर या रीपर से की है तो हम लोग कटाई के पश्चात जो एक्स्ट्रा रीपर करके एक यंत्र आता है उसकी सहायता से हम लोग उस नरवाई का भूसा बना लें जो पशुओं को खिलाने के काम आएगा। और एक्स्ट्रा रीपर चलाने के बाद में हम लोग जो भी फसल अवशेष थोड़े थोड़े से रहते हैं उनको हम लोग रोटावेटर चला के मिट्टी में मिला दें, जो कि आपकी एक बहुत ही अच्छी कार्बनिक खाद या ऑर्गेनिक खाद का काम करेगी। तो ये तो हो गई गेहूं की नरवाई के प्रबंधन की। अब हम बात करते हैं धान की जो नरवाई रहती है, धान के जो फसल अवशेष रहते हैं जिन्हें पीआर कहा जाता है लोकल भाषा में, उसके प्रबंधन की। तो हमारे देश में जो है धान गेहूं जो फसल चक्र प्रमुख फसल चक्रों में से एक है। तो क्या होता है कि धान के बाद, धान की यदि हम पछेती फसल लेते हैं तो उसके बाद में जो गेहूं की फसल लेने के लिए हमारे पास बहुत कम समय बचता है। इसी वजह के चलते जो किसान भाई है जो धान के फसल अवशेष भी जला देते हैं। तो धान की कटाई के बाद हम लोग बिना जुताई किए ही गेहूं की बुआई कर सकते हैं। इसके लिए एक मशीन आई है, जीरो टिलेज सीड ड्रिल कहा गया है जिसे, बिना जुताई मशीन। उसकी सहायता से हम लोग धान के खेत में गेहूं को सीधे बो सकते हैं। इसके अलावा हम जो धान के अवशेष हैं उनकी ब्रिकेटिंग भी कर सकते हैं, जिसे तैयार ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। या जो बेलर मशीन है उसकी सहायता से भी हम 25 से 30 किलो के जो है धान के गट्ठे बना सकते हैं, जिसे हम ईंधन के रूप में इंडस्ट्री में या प्लाईवुड इंडस्ट्री में या कारखानों में या ईंट भट्टों में इनको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही निवेदन है कि जो फसल की नरवाई है, फसल के अवशेष है, उन्हें हम जलाए नहीं, उनका हम लोग उचित प्रकार से प्रबंधन करें,
जिससे कि जो भी हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जो भी मृदा जनित समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उससे हम लोगों को निजात मिल सके। आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधतापूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े। अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है, हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। बात गांव की, बात किसान की, जानकारी नई तकनीक की, मुलाकात सफल व्यक्तियों से, साथ में मनोरंजन और भी बहुत कुछ। ये सब मिलेगा आपके अपने कार्यक्रम गांव इंडिया में। तो देखना ना भूलें, सोमवार और मंगलवार सुबह 7:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, बरसों से हमारे किसान भाई बाज़ार में अपनी उपज का सही भाव मिलने की मांग करते आए हैं, पर सच बात तो ये कि हमारे किसान भाइयों को अपनी मेहनत की, अपनी कृषि उपज का सही भाव मिलता ही नहीं है। किसान भाइयों, अब सही भाव कैसे मिले? सही भाव के लिए हमें अपनी कृषि उपज को साफ़ करना चाहिए। कैसे साफ़ करना चाहिए और कब बेचना चाहिए, ये जानकारी हमारे किसान भाइयों को होना चाहिए। इसी संबंध में जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रामफूल अहरवार। आइए जानते हैं। कृषि उत्पादों में से जो भी कंकड़ पत्थर हैं या फसलों के अवशेष हैं, उनको पूरी तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए। साफ़ करने के पश्चात ही उनको बोरों में भरकर मंडी में ले जाना चाहिए ताकि उनको भाव अच्छा मिले। उसके पश्चात किसान भाइयों को श्रेणीकरण की बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई किसान भाई बिना श्रेणीकरण के, बिना उसको छाने अनाज को मंडी में ले जाते हैं, और जिसके कारण से वहाँ किसान भाइयों को फसल का अच्छा दाम नहीं मिल पाता है। कई बार देखने में ये आता है कि किसान भाई जब अपना अनाज मंडी में लेकर जाते हैं, उस समय एक से ज़्यादा जो किस्में होती हैं उनको आपस में मिला लेते हैं। जैसे गेहूं की अगर हम बात करें तो C306 लोग वन को मिला लेंगे। इसके कारण से मंडी में उनको भाव कम मिल पाता है। इसका विशेष ध्यान रखें। अलग अलग किस्म की जो अनाज हैं उनको अलग अलग पैकिंग करें और पैकिंग करने के बाद में फिर मंडी में ले जाएं। दूसरी सावधानी ये रखें कि जो भी कंटेनर है या जो बोरे हैं उनमें अनाज को तोलने के पश्चात ही भरें, ताकि मंडी में उनको ये पता लग जाए कि किस कंटेनर में या बोरे में कितना वजन था। इसका विशेष ध्यान रखें। उसके पश्चात कई किसान भाई कटाई के तुरंत बाद अनाज को मंडी में ले जाकर बेच देते हैं। हम सब जानते हैं कि जब मार्केट में आवक बहुत ज़्यादा होती है, उस समय उस अनाज की कीमत नीचे जाने लगती है और किसान भाइयों को
घाटा उठाना पड़ता है। तो इसमें सावधानी ये रखें कि कटाई के तुरंत बाद मंडी में अनाज को ना बेचें, उस अनाज को किसी भी वेयर हाउस में जमा करवा दें और वहाँ से जो रसीद मिलती है उस रसीद के आधार पर किसी भी बैंक से ऋण प्राप्त करें और उस ऋण से अपने जो दूसरे जो कार्य हैं उनको संपन्न करें। जब मार्केट में फसल के दाम अच्छे हो जाएं, उस समय किसान भाई अपने अनाज को मंडी में ले जाकर बेचें। इसी प्रकार से सब्जियों की जो विपणन है उसमें विशेष सावधानियां रखें कि जैसा मैंने अभी बताया कि अनाज वाली फसलों में ठीक इसी प्रकार से सब्जी वाली फसलों में जब बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है उस समय मार्केट में भाव नीचे चले जाते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए किसान भाइयों को जैसे प्याज, लहसुन, आलू, इनको स्टोर गृह में संग्रहित कर लें और जब बाज़ार में आवक कम हो जाए उस समय इनको मार्केट में ले जाकर बेचें। छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करना चाहिए ताकि जब बम्पर प्रोडक्शन होता है, जैसे टमाटर का बम्पर प्रोडक्शन हो जाता है, उस स्थिति में किसान भाइयों को टमाटर के भाव अच्छे नहीं मिल पाते हैं। ऐसी स्थिति में किसान भाई छोटी अगर यूनिट लगाते हैं प्रोसेसिंग की और उसके बाद में मार्केट में बेचते हैं तो उनको अच्छा लाभ मिलता है। उसके पश्चात किसान भाइयों को जो अपना अनाज है, अनाज की जो बिक्री है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी के माध्यम से करना चाहिए। सोसाइटी के माध्यम से यदि किसान भाई अपनी उपज को बेचते हैं तो किसान भाइयों को अपनी उपज का अच्छा दाम मिलता है और बाकी जो दूसरी समस्याएं हैं उनसे भी निजात पाई जा सकती है। इसी प्रकार से किसान भाई अपनी जो उपज है उसको कृषि उपज मंडी समिति के माध्यम से बेचें ताकि किसान भाइयों को अच्छा भाव मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। तो किसान भाइयों को कृषि उत्पाद को कृषि उपज मंडी में ही बेचना चाहिए। उसके पश्चात किसान भाइयों को जब मार्केटिंग करने जाते हैं, यातायात की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, उस समय किसान भाई सब्जी की जब हम बात करते हैं तो किसी भी कंटेनर में भर के ले जाते हैं या किसी एक दूसरे के ऊपर उसको रख देते हैं। इससे वेजिटेबल जो सब्जी वाली फसलें हैं वो ख़राब हो जाती है। तो किसान भाई इसका ध्यान रखें, सुरक्षित तरीके से ले जाएं और ध्यान ये रखें कि जो कंटेनर है वो एक दूसरे के ऊपर ना रखें जिससे सब्जियां ख़राब हो जाए। और अगर मान लो सब्ज़ी ख़राब हो जाती है तो फसलों का जो दाम है, जो सब्ज़ी का दाम है मार्केट में, वो अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो इन विशेष सावधानियां रखें ताकि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों के दाम मिल सके। धरती पर अवतार बनकर जन्म लेते हैं कुछ ऐसे जांबाज, ये जज्बे और जुनून से खुद लिखते हैं अपनी तकदीर। ऐसे किसानों की गौरव गाथा देखिए कदमों में आसमां, हर गुरुवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बनी मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गर्व भारत के विकास का, गौरव प्रगति के विश्वास का,
चेहरा भारतीय किसान का, परचम भारत की शान का। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों मध्य प्रदेश के प्रवास पर कहा कि हमारे देश के किसानों को, गांव के गरीब को और किसान को दुगनी आय मिलना चाहिए। अब दुगनी आय कैसे मिले? दुगनी आय मिलने के लिए हमारे किसान भाइयों को उत्पादन बढ़ाना चाहिए। उत्पादन बढ़ाने के लिए नई नई तकनीक मिलना चाहिए। किसान भाइयों, हम कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से आपको नई नई तकनीक देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अगले कार्यक्रम में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।